अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम आप लोगों के लिए एक स्टोरी सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी सीरीज़ पसंद आएगी। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई या नहीं। तो स्टोरी का नाम है दुआ। शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। 3 कनाल का बड़ा सा घर और घर के 3 हिस्से, जिनमें आज गहमा गहमी का माहौल था। कोई कपड़े इस्त्री कर रहा था तो कोई खाने की तैयारी में मसरूफ़, कोई नौकरों को हदायत देने में मसरूफ़ था तो कोई लाइटिंग वाले की मदद में। घर में मेहमान ही मेहमान थे और मेहमानों में तमाम करीबी रिश्तेदार, ननिहाल, ददियाल सभी शामिल थे। लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, सरगोधा, मुल्तान, गर्ज, जहाँ जहाँ भी बहन, भाई, फुफ्फो, मामू, खाला सब मौजूद थे। सभी अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पहुँच रहे थे। घर में सारी रौनक की वजह तैयब की शादी थी, जो इस घर के पहले बेटे थे, और सब ही शादी की खुशी में झूम रहे थे। खूब ज़ोरों शोर से तैयारियाँ हो रही थीं। तकरीबन 2 माह से सब के चक्कर बाज़ारों में लग रहे थे, और जब शादी बिल्कुल सर पर आ चुकी थी तब भी किसी का कुछ रहता तो किसी का कुछ। सहर और कमल कमरे में पंखे के नीचे आकर बैठी थीं। ये सलमान साहब का घर था, जिनके 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। बड़ी 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी और दोनों बेटियों के यहाँ एक एक बेटा और एक एक बेटी की पैदाइश हुई थी। और अब तैयब, जो कि दोनों बहनों से छोटा था, उसकी शादी की गहमा गहमी थी। घर में पहले बेटे की शादी थी, इसलिए बहुत पुरजोश सा माहौल था। रात में दोनों फुप्पो पहुंची थीं और अब सहर का बेटा हादी भागा भागा आया और अपनी तोतली ज़ुबान में इतला दी। मुल्तान वाली नानो आ गईं। सहर और कमल फ़ौरन से उठीं और उन्हें खुश आमदेद कहने के लिए कमरे से बाहर आ गईं। मुल्तान से तैयब की खाला, खालू, उनकी बहू और बेटा सभी शिरकत के लिए आए थे। कमल ने खाला अरशाद को रूम कूलर लगाने को कहा, जो इस घर की बहुत पुरानी मुलाजमा थीं, लेकिन सब उन्हें खाला ही कहते और उन्हें ऐसा ही एहतराम भी देते। वो भागी भागी आईं और सहन में रूम कूलर चलाया। सब ने ठंडी ठंडी हवा के आगे सुकून का सांस लिया। खाला जान, आपका सफ़र कैसा गुजरा? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कमल खाला जमीला से पूछ रही थी। नहीं बेटा, मुश्किल नहीं हुई, बस इसी खुशी में सफ़र गुजरा कि तैयब की शादी में जा रहे हैं। बस उम्र का तकाजा है कि तुम्हारी खालू और मैं थक गए हैं। सलमान साहब और उनकी बीवी साइका और सभी ने उनका हाल अहवाल सुना और फिर सहन में बड़ी बड़ी 2 चटाइयाँ डालीं और एक तरफ को रूम कूलर और दूसरी तरफ को पंखा लगाकर सब ने खाना खाया। ये अगस्त का महीना जा रहा था। खूब गर्मी थी, लेकिन शादी की भागम भागी में गर्मी का एहसास कम हो रहा था। तकरीबन दूर से आने वाले सब मेहमान पहुंच चुके थे और रात में सब ने ढोलक रखी। कोई माहे पढ़ रहा था तो कोई टप्पे गा रहा था। सहर और कमल के बच्चे भी लुड़ियाँ डालकर सबको महजूज कर रहे थे। रात देर तक ये हल्ला गुल्ला जारी रहा और कहीं 2 बजे के करीब सब अपने अपने कमरों में तो कोई सहन में लगी चारपाइयों पर, जिन पर तरतीब से खेस रखे गए थे, उन पर आराम करने को लेट गए। अगली सुबह जल्द ही जाग गए। खाला अरशाद और उनकी बेटी ताहिरा ने सब के लिए नाश्ता तैयार किया। इतने में सफाई वाली बाजी भी आ गईं। सब ने अपना अपना काम संभाल लिया। कल शाम में खाला अरशाद तमाम मोहल्लेदारों को बरी देखने का बुलावा दे आई थीं। खाला अरशाद 40-45 साल की खातून थीं, लेकिन फुर्ती से भाग भाग कर काम किया करतीं। साइका के घर का दारोमदार उनकी मदद से ही चल रहा था। खुद साइका भी बहुत चुस्त थीं और काम में ज़रा बराबर को भी सुस्ती ना करती थीं। बड़ी बेटी सहर और कमल अपने अपने घरों से हफ्ता 10 दिन पहले से आई हुई थीं। उनका हाथ तो बच्चों के साथ बंधा रहता, लेकिन फिर भी शादी की तैयारी में पेश थीं। छोटी फूफो सायरा भी रोज़ के रोज़ चक्कर लगातीं। साथ गली में ही उनका घर था। वो भी भाभी के साथ तैयारी में मसरूफ़ थीं। अब भी सायरा फूफो की बेटी हिन्ना अपने छोटे छोटे हाथों पर सहर से मेहंदी लगवा रही थी। दूसरी तरफ कमल, छोटी फूफो सायरा और दोनों छोटी बहनें समर और मैना भी बरी डालने में मसरूफ़ थीं।
2 दिन पहले ही वो लोग शहर से लहंगे पसंद करके लाए थे। बारात का सुर्ख रंग का लहंगा गोल्डन नक्शी के काम के साथ एक अलग ही खूबसूरती पेश कर रहा था और वलीमे का लहंगा काशनी रंग में अपने ही हम रंग काम के साथ बहुत दिलकश लग रहा था। कल ही ज़ैनब की मेहंदी का जोड़ा और सामान उसके घर देकर आए थे। ज़ैनब के वालिद की वफ़ात हो चुकी थी। ज़ईफ़ वालदा और एक भाई था जो शादीशुदा था। अच्छी, शरीफ और सफ़ेद पोश फैमिली थी। ज़ैनब से मिलकर सबको बहुत अच्छा लगा था। सुलझी हुई तबीयत की समझदार लड़की थी और इस्लामाबाद की एक प्राइवेट फर्म में अच्छी पोस्ट पर थी। शादी से पहले ये तय पाया था कि शादी के बाद वो अपनी जॉब जारी रखेगी और घर में किसी को एतराज़ भी नहीं था। बस वो सब तैयब की खुशी में खुश थे। दिन भर सब रिश्तेदार मोहल्लेदार आते रहे और बहनें खुशी से दुल्हन की बरी दिखाती रहीं। रात में सब बहुत थके हुए थे, लेकिन फिर भी लेटते लेटते 12 हो ही गए। अगले रोज़ सुबह सुबह आहिस्ता आहिस्ता उठे। नाश्ते की तैयारी शुरू हुई। गर्मी का मौसम था और लोड शेडिंग के डर से हर कोई दिन में ही अपने अपने कपड़े इस्त्री करने में लगा हुआ था ताकि शाम में लाइट न चली जाए। कहीं खाला, कहीं फुफ्फो, कहीं मामू की फैमिली, हर तरफ रौनक का समा था। सब गाहे बगाहे तैयब को छेड़ने और तंग करने में लगे रहे। सुबह से लाइटिंग वाले भी आए हुए थे और पूरे घर को रंग बिरंगी लाइटों से बड़ी खूबसूरती से सजा रहे थे। गेट के दोनों जानिब, गली के शुरू में और छत पर खजूर के दरख्त लगाए गए जो लाइटों की वजह से काबिले दीद थे। अब शाम का वक्त होने जा रहा था। छोटी छोटी बच्चियां भी रंग बिरंगे दिलकश कपड़े पहने सहन में घूम रही थीं। कोई डांडियां बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था तो कोई मेहंदी के थाल सजाने में लगा हुआ था। बड़े से सहन के दरमियान में खूबसूरत सा स्टेज तैयार हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता सब तैयार हो रहे थे और गेट के दोनों जानिब मेहमानों को वेलकम कहने के लिए खड़े थे। सब ने हाथों में सुर्ख फूलों की पत्तियां उठा रखी थीं। सहर और कमल के बच्चे भी खूब मस्तियां करने में लगे हुए थे। इतने में सब मेहमान आना शुरू हो गए तो रस्में हिना शुरू कर दी गई। मरून कलर के दुपट्टे जिसके किनारे पर गोटा लगा हुआ था, उसको चारों किनारों से बहनों ने पकड़ा और उसके साए में तैयब को सीढ़ियों से नीचे लेकर रस्में हिना के लिए ले आए। तैयब को स्टेज पर बिठा दिया। साथ में सब कज़न्स भी हल्ला गुल्ला करने में लगे हुए थे। ढोलक की थाप पर सब लड़के भंगड़े डाल रहे थे। साथ ही तैयब को भी उठाकर बीच में ले आए और खूब हल्ला गुल्ला किया। फिर सब ने उसको मेहंदी लगाई और इसके बाद सब मेहमानों के खाने का इंतज़ाम था। आज रात तो सबको सोते सोते रात के 3 बज गए। सबकी थकावट से बुरी हालत थी। रात 2:30 बजे सब ड्राइंग रूम में बैठे जब गपशप लगा रहे थे तो सरगोदा से आई शहर की फुफोजाद चाय बना कर ले आईं। ऐसे में सब ने चाय को बड़ी गनीमत समझा। खूब हंसी मजाक हुआ और सब अपने अपने कमरों में हंसते मुस्कुराते उठकर चले गए। अगली सुबह अम्मी की आवाज़ देने पर सब जाग गए और दिन के कामों में मसरूफ़ हो गए। सब मेहमान आना शुरू हो गए और सेहरा बंदी का वक्त आ गया। तैयब ऑफ वाइट पाजामा कुर्ता और गोल्डन और ऑफ वाइट सिल्क के धागे और दबके से बनी काम वाली शेरवानी में बहुत अच्छा लग रहा था। घर में रौनक का समा था। सेहरा बंदी के बाद सब मेहमानों को गाड़ियों में बिठाना शुरू किया। दुआए खैर के बाद बारात रवाना हो गई। सब गाते बजाते खूब हल्ला गुल्ला करते गाड़ियों में रवाना हो गए। जो ही बारात अपनी मंजिल पर पहुंची तो बारात को खुश आमदीद कहने के लिए सब लड़की वाले फूल लिए खड़े थे। ज़ैनब सुर्ख लहंगे में तैयार सब मेहमानों के दरमियान लाई गई तो दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबकी नज़रें ही ना भर रही थीं उसे देख देख कर। आखिर रुखसती का वक्त आ गया। घर पहुंचकर सब ने दुल्हन की खूब आवभगत की, अपने अपने चाव पूरे किए। सब मेहमानों के साथ कुछ देर बिठाने, तस्वीरें बनाने के बाद और इंतहाई खूबसूरती से सुर्ख गुलाबों और मोतिये के फूलों से बनी सेज में ज़ैनब को लाकर बिठा दिया। रात देर तक सब ने दुल्हन को घेरे में लिए रखा। खूब हंसी मजाक और बातें की। इतने में सहर आ गई और सबको कहा, चलो भाई अब सब दौड़ लगाओ, अब ज़ैनब को आराम करने दो। कोई भी जाने को तैयार ना था। इतने में आमिर भाई तैयब को साथ लेकर आ गए। सब की मिन्नत समाजत करने के बाद तैयब को कमरे में जाने की इजाज़त मिली। अगला दिन वलीमे के हल्ले गुले में गुजर गया। कासनी रंग के लहंगे में हज़ारों खुशियों के रंग
ज़ैनब के चेहरे पर साफ नज़र आ रहे थे। 2 हफ्ते ऐसे गुजरे कि पता ही नहीं चला और आज ज़ैनब को अपनी जॉब पर वापस जाना था। सबका दिल उदास हो रहा था और तैयब भी उदास सा चेहरा लिए घूम रहा था, लेकिन सब ने उसे अपनी दुआओं में रुखसत किया। घर में आज गहमा गहमी कम हो गई। अगले 2 दिनों में मैना और सैफ को भी रशिया जाना था। वो भी रवाना हो गए। सहर और कंवल भी अपने घरों को चले गए। घर में अम्मी, अब्बू, समर और तैयब रह गए। समर करीबी स्कूल में टीचिंग के लिए जाया करती थी। तैयब अपनी जॉब पर बस दिन ऐसे ही गुजरते रहे। तैयब का तो चक्कर अक्सर ही लग जाया करता, लेकिन ज़ैनब को घर आने में 3-4 माह लग ही जाते। जब भी तैयब उसे मिलने जाता तो साइका घर से ज़रूरत का सामान और उसका मनपसंद खाना बना कर भेजती। 2 साल बाद तैयब के यहाँ एक चांद सी बेटी हुई। ये खबर पूरे ख़ानदान में फैल गई। सब मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। एक बार फिर घर में रौनक लग गई। उस नन्ही परी का नाम दुआ रखा गया। तैयब की तो जान थी उसमें। उस नन्हे से वजूद को हाथों में लिए लिए फिरता। 1 माह ज़ैनब घर पर रही। तैयब ने कमरे को दुआ की ज़रूरत की हर चीज़ से लाकर भर दिया और आज वो उन्हें शहर वापस छोड़ने जा रहा था। जब उन्हें वापस छोड़कर आया तो उसे वापस आकर घर में और कमरे में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आज तो दुआ के दादू और दादों का भी दिल नहीं लग रहा था। सब दोबारा से उसके आने के दिन गिनने में लग गए। सलमान साहब दिन में कई बार साइका से पूछते, भाई दुआ का पता किया, ठीक तो है ना? साइका ने कहा, फ़िक्र ना करें, वो ठीक है। सलमान साहब कमरे में आराम के लिए जा रहे थे और साथ ही अपना इरादा बता रहे थे, मेरा ख़्याल है साइका अगले हफ्ते मैं भी दुआ को तैयब के साथ मिलने के लिए चला जाऊं। साइका मुस्कुरा दी, ठीक है, आप भी चले जाइएगा। आज सुबह हाथ में 4-5 फ्रेम्स लिए हुए तैयब घर दाखिल हुआ। ये सब दुआ की तस्वीरें थीं। अम्मी को दिखाईं, फिर अब्बू को। देख देख सब खुश होते रहे। तैयब रात को ही कमरे के हर कोने में उसकी तस्वीरें लगाने लगा। ऐसा लग रहा था तैयब का दिल कर रहा था जिस रुख देखूं दुआ ही नज़र आए। तैयब की मोहब्बत उसके लिए कुछ अलग ही थी। हर वक्त नन्ही परी के लिए उदास और बेचैन रहता। तो अम्मी ने एक दिन कहा, बेटा कोशिश करो, अगर मुमकिन है तो एक ही जगह जॉब ढूंढ लो और दुआ वगैरह के पास ही चले जाओ। यूँ बेचैन से फिरते हो, एक पाँव वहाँ और एक पाँव तुम्हारा यहाँ होता है। यहाँ की फ़िक्र ना करो, ये साथ ही तो तुम्हारे चचा हैं। अगर हमें कोई काम होगा तो हम उन्हें कहेंगे। तैयब अम्मी अब्बू को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सैफ और मैना भी रशिया तालीम के सिलसिले से गए हुए थे और घर पर पीछे समर, अम्मी और अब्बू ने बिल्कुल अकेले रह जाना था। लेकिन दुआ की इतनी याद सताती थी कि वो जाने पर मजबूर हो गया। आखिर एक ही मकान की छत तले ज़ैनब, दुआ और तैयब ने रहना शुरू कर दिया। तैयब ने कई जगहों पर अप्लाई किया और जॉब की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान दिन में दुआ के साथ वक्त गुजारता। कभी उसका सिरेलैक बनाता तो कभी फीडर, कभी डायपर चेंज करता तो कभी उसे खिलाता। और शाम में ज़ैनब भी आ जाती तो वो घर का काम करती और दुआ को संभाल लेती। लेकिन तैयब दुआ के ज़्यादातर काम अपने हाथों से करता और दुआ भी उचक उचक कर उसकी गोद में आती। कुछ वक्त बाद तैयब को जॉब मिल गई। अब दुआ की नानी जान को यहाँ बुला लिया। जब ज़ैनब और तैयब दोनों घर ना होते तो उसे देख लिया करती और गांव से एक लड़की को भी तैयब साथ ले गया जो उनके हमसाए में रहती थी और खाला अरशाद की बेटी थी। खाला अरशाद साइका और सलमान साहब के कहने पर इनकार ना कर सकी। वो बड़ी महारत से घर का काम कर लेती और दुआ का भी ख्याल रखती। अब वक्त गुजरता रहा और दुआ 2 साल की हो गई। इस दौरान बाप और बेटी की मोहब्बत तो दीदनी थी, लेकिन ज़ैनब की मसरूफ़ ज़िंदगी में तैयब के लिए वक्त नहीं था, जिस वजह से तैयब परेशान और नाखुश रहने लगा। एक दिन चचा ने बताया, भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती। तो तैयब ने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। उसके इस तरह वापस जाने से ज़ैनब को कुछ परेशानी तो थी, लेकिन उसकी मसरूफ़ ज़िंदगी में तैयब को रोकने का वक्त नहीं था। सो वो वापस आ गया और उस वक्त वक्तन फ़वक्तन आते रहने का कहा कि मैं हफ्ते 2 के बाद आता रहूँगा। मेरी दुआ का बहुत ख्याल रखना। और आंखों में आंसू छुपाने की कोशिश करता। बमुश्किल उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहकर गांव के लिए रवाना हो गया।